हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 13 अगस्त। आज की जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट द हिंदू न्यूज एनालिसिस होने वाली है, उस आज हम खबरों को देखने वाले हैं। आज हम कौन कौन से टॉपिक पर बात करेंगे तो नीलकुरंजी। अब ये नीलकुरंजी एक ऐसा फूल होता है जो प्रत्येक 12 वर्षों में निकलता है। कितने 12 वर्ष के बाद यह निकलता है, तो इसके बारे में समझेंगे। और IUCN ने इसको रेड डाटा बुक में शामिल किया हुआ है। कौन सी लिस्ट में रखा है इसको आराम से हम समझेंगे। अभी तक आपने पैसे निकालने की मशीन सुनी होगी, पिज्जा एटीएम सुना होगा, लेकिन आज आप सुनोगे अनाज एटीएम। अब ये ग्रेन एटीएम, अनाज एटीएम कहाँ पे लगा हुआ है और किस राज्य से इसका संबंध है, इसको देखेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा ग्रेट बैरियर रीफ पाए जाते हैं, लेकिन अभी जो चर्चा में है वो क्यों है इसको भी देख लेंगे। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का महाद्वीप है, कैसा अफ्रीका का एक पर्वत है और ये एक ज्वालामुखी पर्वत भी है, इसके बारे में हम समझेंगे। नानकाई गर्त, ये क्या नई गर्त है या पुरानी गर्त है, और नई गर्त है तो कहां पर इसका विकसित हुआ है, विकास हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। और अन्य खबरों के लिहाज से हमारी 2 खबरें होंगी, इसको देखेंगे। टोटल आज हमारी 7 खबरें होने वाली हैं, तो जल्दी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। हमारा ऐप आ चुका है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नेट लर्निंग है और इस ऐप के माध्यम से आप 3 चीजें डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो, PDF और सभी एग्जाम्स की। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा ऐप होने वाला है आपके लिए, पढ़ाई के लिए। तो अभी जाइएगा नेट लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। खैर, हम चलते हैं अपने पहले आज करंट अफेयर्स पर। नीलकुरंजी देख पा रहे होगे फूल, ये इतने प्यारे फूल हैं कि आप देखोगे तो आप इनके कह सकते हो कि आप इनके दीवाने टाइप के बन जाओगे। खैर, नीलकुरंजी कहाँ का है तो ये समझते हैं। बैगनी रंग के फूल होते हैं और नीलकुरंजी को IUCN की, जिसका फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, IUCN एक रेड डाटा बुक निकालता है। कैसी रेड डाटा बुक निकालता है? IUCN ने अपनी रेड डाटा बुक में खतरे में पड़ी इस प्रजाति को लाल सूची में सूचीबद्ध कर लिया है। तो कैसे रंग के फूल होते हैं? बैगनी रंग के फूल हैं, आप देख सकते हो, और जिसका नाम है नीलकुरंजी। IUCN के द्वारा इसको लाल सूची में शामिल किया गया है, खतरे में पड़ी प्रजाति को। नीलकुरंजी के बारे में समझें तो बैगनी रंग की यह फूल वाला एक झाड़ी है जो कि 12 वर्ष में सिर्फ एक बार खिलता है। ध्यान रखना है, एक झाड़ी तरीके से है, लेकिन ये 12 वर्ष में एक बार निकलते हैं इसमें से फूल। अगर इसके हम आवास की बात करें, भैया कहाँ पाए जाते हैं, तो यह 3 मीटर की ऊंचाई वाला स्थानिक झाड़ी है। कैसी स्थानिक झाड़ी है जो केवल दक्षिण पश्चिम भारत के 5 पर्वतीय प्रदेशों के उच्च ऊंचाई वाले 16 घास के मैदानों में पाए जाते हैं। तो कहां पर पाए जाते हैं? सबसे पहले तो ये समझो साउथ वेस्ट में पाए जाते हैं, साउथ वेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। और साउथ वेस्ट इंडिया के साथ साथ ये किस पर्वत श्रृंखला पाए जाते हैं तो आपने नाम सुना होगा 16 पर्वत या 16 घास का नाम सुना होगा। इसी 16 पर्वत के प्रदेशों में इसको पाया जाता है और वहां की जो पारिस्थितिक तंत्र है और इसको बढ़िया से उसको क्या कर देती है, उसको लुभावती है, लोगों को, पर्यटक को इसको लुभावती है, क्योंकि प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार निकलता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 1340 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर इसको देखा जाता है। अगर इसके वितरण की बात करें तो कहाँ कहाँ है और कैसे हैं, तो इस प्रजाति की दक्षिण पश्चिम जो भारत की ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है उसमें 14 पारिस्थितिक क्षेत्रों में 14 उप महाद्वीप उप आबादी है, वहां पर इसको देखा जाता है। पश्चिमी घाट में 33 उप आबादी और पूर्वी घाट में यरकोड, शेवराय, पहाड़ी की उपाधि में। तो पश्चिम में देखोगे तो यहाँ पर 14 पारिस्थितिक तंत्रों में इसको देखने को मिलता है, लेकिन वहीं आप देखोगे पूर्व में तो केवल यरकोड और शेवराय में ही देखने को मिलता है। एक कैसा होता है तो एक समलिंगी है। क्या है? एक समलिंगी है जिसमें जीवन चक्र के अंत में प्रत्येक 12 वर्ष में एक साथ खिलते हैं और फल भी लगते हैं। इसकी रिपोर्टिंग 1832 में पहली बार की जा रही है, मतलब कि 1832 से इसकी लगातार रिपोर्टिंग की जा रही है, ये भी ध्यान रखना है। सांस्कृतिक महत्व क्या है इसका? अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया हूं कि यहाँ पर इस चैनल पर मेरे एक टॉपिक वाइज हेडलाइन न्यूज आ रही है। कैसी हेडलाइन न्यूज आ रही है, जो कि अगर आप लोग देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखते हो तो अभी चैनल पे जाइएगा, हेडलाइन प्लेलिस्ट पर मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है, उसको देख लेना। जो मोस्ट इंपोर्टेंट हाईलाइट न्यूज होती है वहां पर हम उस पर बात करते हैं। तो छोटी छोटी खबरें रहती है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। खैर, नीलकुरंजी के हम सांस्कृतिक महत्व को समझें तो तमिलनाडु में पलियान जनजाति अपनी आयु की गणना के लिए इसका उपयोग करती है। कौन सी जनजाति है? तमिलनाडु की पलियान जनजाति है, अपनी आयु की गणना के लिए इसका उपयोग करती है।
खतरे की बात किया तो मुख्य रूप से पर्वतीय उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदानों में अपने नाजुक आवाज के चलते ये इनको खतरा बना हुआ है, जो कि चाय सॉफ्टवुड बागानों के लिए रूपांतरण और शहरी के दबाव के चलते इनको खतरा महसूस हो रहा है। तो इसीलिए IUCN ने इसको क्या किया है, अपने रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया है। इसके मूल्यांकन की बात करें तो हाल ही में दक्षिण पश्चिम भारत के पर्वतीय घास के मैदानों की इस प्रमुख प्रजाति के लिए पहली बार लाल सूची में मूल्यांकन किया गया। मतलब कि ऐसा पहली बार हो रहा है जिसको IUCN में इसको रखा जा रहा है। संरक्षण की बात करें तो इसकी संकट स्थिति की पुष्टि नवीन मूल्यांकन हुआ है, IUCN की सुभेद्य सूची में रखा गया है। जो वन्यवेल होती है श्रेणी उसमें रखा गया है, जिसको सुभेद्य कहते हैं, ध्यान रखना है। उसको अभी संकटग्रस्त में नहीं बल्कि सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है, इसको भी ध्यान रखना है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनाज ATM, जो आज की हमारी दूसरी करंट अफेयर है। अनाज ATM, अभी तक आप लोगों ने रुपए का ATM सुना होगा, पिज्जा ATM सुना होगा जो कि हरियाणा में लगा था, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं अनाज ATM। और अनाज ATM किसने लगाया, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के मंचेश्वर में भारत का प्रथम 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM खोला गया है। कहां पे खोला गया है, उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जिले में, और भुवनेश्वर जिले में कहां पे, मंचेश्वर में, जगह का नाम है मंचेश्वर। वहां पर 24 हावर्स, कितना 24 हावर्स ये चालू रहेगा, जिसको अनाज ATM के रूप में खोला गया। अनाज ATM के बारे में बात किया है तो इसे अन्नपूर्ति अनाज ATM के नाम से भी जाना जा रहा है। क्या, अन्नपूर्ति, जिसे विश्व खाद्य कार्यक्रम भारत के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अन्नपूर्ति सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करता है, क्योंकि सभी तक अनाज पहुंच सके वो इसकी पहुंच प्रदान करता है। भारत में वैध सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन कार्ड का वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का हो, अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सके। इसके चलते अनाज ATM की शुरुआत की गई है और इसका नाम रखा गया अन्नपूर्ति अनाज ATM। यह 24 घंटों 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक का अनाज वितरित कर सकता है। मतलब कि कहा जा रहा है कि 24 घंटे खुला रहेगा। कितने घंटे, 24 घंटे खुला रहेगा। साथ में एक चीज और भी है कि 5 मिनट में, कितने मिनट में, 5 मिनट में 50 किलो तक क्या कर सकता है, अनाज को वितरण कर सकता है, जिससे प्रतीक्षा का जो समय, वेटिंग समय है 70% कम हो जाता है। आप अगर देखोगे नॉर्मल जो राशन कार्ड की दुकान होती है वहां पर लाइनें लगी होती हैं, आपने देखा होगा लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े होते हैं और भाई साहब ये बांट रहे होते हैं, है ना। इनको क्या करना पड़ता है, फिंगरप्रिंट भी लगाना पड़ता है, नहीं लगता है तो भैया सेकंड वाला उसका भी लगा, थर्ड वाला हो, फिर पहले वाले का लगाओ, तो ये सब प्रोसेस चलता रहता है ना। अब 5 मिनट तो समय लगता नहीं है, वहां पे आप देखोगे तो कम से कम 1 घंटे लग जाते हैं। लेकिन ये जो अन्नपूर्ति अनाज ATM लग रहा है, इसमें 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक का अनाज मिल सकता है, और यहाँ के जो वेटिंग टाइम है नॉर्मल से 70% तक कम हो जाएगी। एक स्वचालित बहु वितरण समाधान है, क्योंकि ऑटोमेटिक चलता है, जो कि बायोमेट्रिक प्रणाली के बाद लाभार्थी वस्तुओं को, एक बायोमेट्रिक प्रणाली है, जैसे कि आप ATM में पैसा निकालने के लिए क्या करते हो, ATM लगाते हो, इसी के में आप अपने नंबर वगैरह कुछ डालोगे, आप थंब लगाओगे, तुरंत आपका यहाँ बायोमेट्रिक हो जाएगा, और चावल, गेहूं और अनाज ले सकते हो। तेज, स्वच्छ और सटीक पहुंच भी प्रदान करता है, क्योंकि सीधी सी बात है, आपने लगाया है अपना डॉक्यूमेंट को, आपने फिंगर लगाया है तो वहां पे आपको ही मिल जाएगा। एक बार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद संपूर्ण खाद्य राशन तक निरंतर पहुंच प्रदान करता रहता है। इसका जो मॉड्यूलर डिजाइन है उपलब्ध स्थान के आधार पर आसान असेंबली की अनुमति देता है, तभी मिलता है। और अन्नपूर्ति ऊर्जा कुशल स्वचालित रिफिलिंग हेतु सौर पैनल से इसको भी जोड़ा जा रहा है। मतलब कि आप देखोगे तो इसको सौर पैनल से इसलिए जोड़ा जा रहा है, बिजली की बचत हो सके और सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके, तो ये अच्छा है, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में लगाया गया है। इसके लाभ क्या है, तो पारंपरिक जो वितरण है उन बिंदुओं पर लंबी लंबी कतारें लगती हैं। मैंने आपको बताया है कि भाई साहब बैठे हुए हैं, बांट रहे हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो लंबी लाइन लगी, तो उस लंबी लंबी कतारों को समाप्त करना। चोरी और कालाबाजारी, आपने अगर कभी नोटिस किया हो कि भाई साहब जो बांटते हैं वो अपने तराजू से 50 ग्राम, ज्यादा नहीं मारते, 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसे मारते रहते हैं। अब देखा जाए दिन भर में उन्होंने अगर 50 आदमी को दिया अनाज तो कितना माल लिया, सोचो, आप गुणा कर लो, है ना। तो चोरी और कालाबाजारी जैसे जो मुद्दे हैं वो भी कम होंगे। यहाँ पर सटीक वजन होगा, वही है, मैंने आपको बताया कि वजन में कहीं ना कहीं चोरी हो जाती है। उस अब ATM होगा, ऑटोमेटिक है, तो सटीक वजन मिलेगा, और जो धोखाधड़ी है उसको रोका जाएगा। चावल तक 24/7 पहुंच प्राप्त होगी।
जिसका प्रतीक्षा समय 70% से कम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एटीएम है और इस पर एक हम डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। तो पूरा जो चावल कह सकते हो कि अनाज एटीएम है, इस पर एक पूरी वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लेना। ग्रेट बैरियर रीफ, इसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है। भारत में कहां पर पाई जाती है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। भारत में कहां पाई जाती है, कमेंट करके बताइएगा। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में समझें तो एक अध्ययन के अनुसार पिछले 1 दशक में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ और उसके आसपास के पानी का जो तापमान है 400 वर्षों से अधिक गर्म हो गया है। क्या हो गया है, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ का जो वाटर है, वो पानी है, वो 400 वर्षों से जो अधिक है, वो अधिक के तापमान पर पहुंच गया है। टेम्परेचर है वो इसका अलग पहुंचा है, ऊपर पहुंच चुका है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में तो समझे, यह प्रशांत महासागर में प्रवाल भित्तियों, शॉलों और टापियों का एक परिसर होता है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर कोरल सागर में स्थित है। मैप रख के बैठा करो, मैंने आपसे कहा है, क्योंकि मैप रखने से क्या होता है, चीजें आपको समझ में जल्दी आ जाती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की मान लो अगर स्थिति ये रही, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कह रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है, यहां से यहां तक फैला हुआ है ग्रेट बैरियर। और यहाँ पे कौन सा सागर पड़ता है, कोरल सागर पड़ता है। ध्यान रखिए, कौन सा, कोरल सागर पड़ता है। दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही है। और पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना पाई जाती है, क्योंकि कोरल क्या है, एक जीवित संरचना है, तो जीवित संरचना पाई जाती है। यह लगभग उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा में 2300 किलोमीटर से अधिक लंबाई में फैला हुआ है। ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में 2300 किलोमीटर से अधिक लंबा फैला हुआ है, जिसकी तट से दूरी बात की जाए तो 16 से 160 किलोमीटर तक देखी जाती है। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 60 से 250 किलोमीटर तक। अगर इसकी टोटल क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 3,50,000 वर्ग किलोमीटर तक। ओनली ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है भी तो ये है ना। यह चट्टान इतनी बड़ी है कि अंतरिक्ष से इसे भी देखा जा सकता है। सोचिएगा, मतलब कि अंतरिक्ष से हम इसको देख सकते हैं। यह चट्टान इतनी बड़ी है, लगभग 3,000 अलग अलग चट्टानें और 900 से ज्यादा द्वीप यहाँ पर बने हुए हैं। समझ रहे हो, 3,000 से अलग अलग चट्टानें पाई जाती हैं, 900 से ज्यादा यहाँ पर जो द्वीप है वो देखने को मिलते हैं। विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था यूनेस्को ने 1981 में ग्रेट बैरियर रीफ को। ध्यान रखना है, तो 1981 का समय था, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। ग्रेट बैरियर रीफ ज्यादातर हिस्सा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, जिसका प्रबंधन ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्वेश्चन में जो आ सकता है वो यहां से बनेगा, यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है और यहां से बन सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बनते हैं। जैव विविधता की बात करें तो यह चट्टान मछलियों की लगभग 2000 प्रजातियों और लगभग 600 से अलग अलग प्रवाल प्रजातियों का घर है। यहाँ पर 4000 मोलस्क की प्रजातियां, 250 से ज्यादा अलग अलग झींगा प्रजातियों के भी घर हैं। तो यहाँ की जो जैव विविधता है ना, वो बहुत हाई लेवल की है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ की वो है झींगा प्रजाति। यहाँ की प्रजातियां, मछलियों की प्रजातियां, प्रवाल प्रजातियां, अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। यह चट्टान समुद्री कछुओं की 7 ज्ञात प्रजातियों के लिए जाना जाता है, जिसमें से 6 1 दर्जन से अधिक समुद्री सांप भी देखने को मिल जाते हैं। पक्षियों की बात किया तो लगभग 2 दर्जन प्रजातियों का यहाँ पर स्थानिक घर है। ध्यान रखना है, तो जैव विविधता यहाँ की बहुत हाई लेवल की है। नेक्स्ट हम बात करें माउंट किलिमंजारो, और यह कहाँ संबंधित है, ये अफ्रीका महादेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की एक बेटी ने माउंट किलिमंजारो पर भारत का तिरंगा फहराया हुआ था। अगर उसका आपको नाम पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। माउंट किलिमंजारो क्यों चर्चा में आ गया, इसके समझते हैं। तो दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के पर्वतारोहियों की एक टीम ने हाल ही में तंजानिया की चोटी माउंट किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी जो है उहुरु पीक पर चढ़ाई की है। तो कहां की है, दार्जिलिंग, जो कि सिक्किम में। दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उसके जो पर्वतारोही थे, उनकी पूरी टीम ने माउंट किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी उहुरु पीक पर चढ़ाई की है। तो कहां पर है, ये तंजानिया में स्थित है। और तंजानिया के अगर हम देश की स्थिति की बात करें तो यह हिंद महासागर से लगता हुआ देश है। तंजानिया की बात करें तो यहाँ पर अगर आप उत्तर में देखोगे तो केन्या लगता है, और उसके केन्या के आप पश्चिम में देखोगे तो युगांडा लगता है। अगर आप तंजानिया के पश्चिम में देखोगे तो बरुंडी लगता है। तंजानिया के दक्षिण में देखोगे तो मोजाम्बिक, मलावी और क्या लगता है, बरुंडी लगता है। तो ये सभी चीजें यहाँ पे लगती हैं, और तंजानिया की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
माउंट किलिमंजारो की बात करें तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है। देख पा रहे होगे आप, है ना। देखने में तो बड़ा छोटा लग रहा है कि अभी चढ़ जाएंगे साइकिल से ही, लेकिन जब चढ़ोगे तब पता चलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्वत है, जिसका अर्थ है वह किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। ध्यान रखना है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में है। सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका का। दुनिया का ऐसा स्वतंत्र पर्वत है जो किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। अगर इसकी हम प्रॉपर बात करें तो केन्या सीमा के पास उत्तर पूर्वी तंजानिया में स्थित है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट तंजानिया में यह स्थित है। लगभग 50 मील मतलब कि 80 किलोमीटर तक पूरब से पश्चिम फैला हुआ, ईस्ट से वेस्ट फैला है 80 किलोमीटर में। स्ट्रेटोवोल्केनो भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो में 3 स्तंभों से बना हुआ है, जैसे किबो, मावेंजी और सिरा कहते हैं। किबो 3 ज्वालामुखी संरचनाओं में सबसे ऊंचा है, जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, मतलब कि यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते, जबकि जो अन्य 2 ज्वालामुखी हैं वो विलुप्त ज्वालामुखी हैं। ये भी ध्यान रखना है। अफ्रीका की सबसे ऊंची स्वतंत्र चोटी ओहुरु चोटी ज्वालामुखी शंकु किबो पर स्थित है। जो अहुरी चोटी पर चढ़ने गए हैं ना दार्जिलिंग के पर्वतारोही, वो अफ्रीका की शंकु किबो पर स्थित है। किलिमंजारो अपनी बर्फ से ढकी चोटी के लिए जाना जाता है, मतलब कि किलिमंजारो में क्या है, बर्फ से पूरी चोटी ढकी हुई है। पहाड़ में सबसे निचले से लेकर सबसे ऊंचे बिंदु तक 5 प्रमुख वनस्पति पाए जाते हैं। निचली ढलान, पर्वतीय वन, हीथ और दलदली भूमि, अल्पाइन रेगिस्तान और शिखर। यहाँ पर जो 5 पर्वतीय क्षेत्र हैं वो वनस्पति के रूप में जाने जाते हैं। किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक संगठन मतलब कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर के नाम से सूचीबद्ध किया हुआ था। कब किया था? 1987 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान को, किलिमंजारो का जो नेशनल पार्क है उसको। तो उम्मीद है किलिमंजारो आपको समझ में आ गया। बात करते हैं नानकाई गर्त। अब ये नानकाई गर्त कहाँ है, और ये जापान का नाम आप देख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जापान से संबंधित है। यहां पर देखोगे तो पैसिफिक ओशियन है और यहां पर देखोगे तो जापान सागर है। खैर, समझते हैं कि नानकाई खाई क्या है। तो जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा है कि नानकाई गर्त पर तेज झटकों और बड़ी सुनामी की संभावना सामान्य से ज्यादा है। आप पता है कि जापान आपको सुनामी के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा पूरे कहीं अगर सुनामी आती है तो जापान में ही देखने को मिलती है, क्योंकि जापान टापुओं से बना हुआ देश है और प्रशांत महासागर, इतना बड़ा महासागर से घिरा हुआ है। चारों तरफ ये सागर ही सागर महासागर से घिरा है। तो यहीं पर जापान में नानकाई गर्त है। वहां पर कहा गया कि एक झटके पैदा हो रहे हैं और एक बड़ी सुनामी की संभावना जताई जा रही है। यह प्रशांत महासागर में 2 टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में क्षेपित क्षेत्र है। कौन सा? नानकाई, जहां पहले बड़े भूकंप आ चुके हैं और यहाँ पानी के नीचे क्षेपित क्षेत्र है जो कि लगभग 900 किलोमीटर लंबा है। वह स्थान जहां पर यूरेशियन प्लेट और फिलिपिन प्लेट टकराती है। कैसी है? यूरेशियन प्लेट है और कौन सी प्लेट है? और एक फिलिपिन सागर प्लेट है, जो कि दोनों प्लेटें नानकाई क्षेत्र में ही टकराती है। इसीलिए वहां पर सुनामी झटके महसूस होते रहते हैं, जिसे फिलिपिन सागर प्लेट पृथ्वी के मेंटल में चली जाती है। तो कौन सी सागर है? ये मान लो फिलिपिन सागर प्लेट है, ये कहां पर? नीचे चली जाती है, ध्यान रखना है, मेंटल में। अगर हम इसकी प्रॉपर स्थान की बात करें तो टोक्यो के पश्चिम में सुजुओका से क्यूशी द्वीप के दक्षिण सिरे तक फैला हुआ है। प्रत्येक 1 से 2 सदी में 8 से 9 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आने के लिए इसको जाना जाता है। मेगाथ्रस्ट भूकंप जो अक्सर जोड़ों में जाते हैं और जापान के दक्षिणी तट पर खतरनाक सुनामी लाने के लिए जाने जाते हैं। तो आपको पता ही है कि जापान सुनामी के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं जो सबडक्टेशन क्षेत्र है, जोन है, क्षेपित क्षेत्र है, क्या है? एक ऐसा स्थान है जहां पर ग्रह की 2 विवर्तनिक प्लेटें होती हैं, आपस में टकराती हैं। मान लो ए प्लेट ये है और बी प्लेट ये है, तो ये आपस में क्या करती हैं? टकराती हैं, जो कि एक दूसरे के नीचे गोता लगाकर क्षेपित हो जाती है, जिसमें से यूरेशियन प्लेट और फिलिपींस प्लेट टकरा रही है। इस वजह से फिलिपींस क्या करती है? नीचे की ओर चली जाती है। विवर्तनिक प्लेटें पृथ्वी की कठोर बाहरी परत के टुकड़े हैं। लाखों वर्षों में ग्रह की सतह पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे भारत में कभी तो निर्माण हुआ है गोंडवाना का, तभी हिमालय का भी निर्माण हुआ है। यह प्लेटें विवर्तनिक का मुख्य सिद्धांत है और सिद्धांत की पृथ्वी के आवरण के हिस्से के जो निचला हिस्सा है मेंटल पर फिसलती है और अपने महाद्वीपों के साथ ले जाते हैं। क्षेपित प्रशांत महासागर के किनारे जैसे कि यूएसए, कनाडा, रूस, जापान, इंडोनेशिया के तट से नीचे और न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी किनारे पर घोड़े की नाल के आकार में होते हुए रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा, यहाँ पर देखोगे आप तो एक छोटा सा डायग्राम समझाते हैं।
इस तरीके से। ये क्या है, घोड़े के नाल के आकार का है। यहां पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। यहां पर देखोगे आप तो नॉर्थ अमेरिका है, यहां पर देखोगे तो साउथ अमेरिका है ना। और ये पूरा क्या है, पूरा ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। कौन सा, प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। और यहां पर देखोगे तो आप क्या है, यहां पर रूस है, मतलब कि यूरेशिया है। यहां पर देखोगे तो जापान है, यहां पर देखोगे तो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। तो एक तरीके से इन सारे देशों से घिरा हुआ एक रिंग ऑफ फायर। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी अगर कहीं आते हैं तो यहीं आते हैं, सबसे ज्यादा अगर भूकंप कहीं आते हैं तो यहीं आते हैं, सबसे ज्यादा सुनामी आती है अगर कहीं तो यहीं आती है। इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये 6 दुनिया में सबसे भूकंपीय और ज्वालामुखी रूप से सक्रिय क्षेत्र है। मैंने आपको बताया कि भूकंप और ज्वालामुखी के लिए इसको जाना जाता है। दुनिया के 80% से अधिक बड़े भूकंप ग्रह में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी लिए रिंग ऑफ प्रशांत महासागर में ही आते हैं, रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। ध्यान रखना, इसी को कहते हैं हम रिंग ऑफ फायर, जो कि प्रशांत महासागर का पूरा क्षेत्र है। दुनिया के 80% जो भूकंप ज्वालामुखी हैं वो यही पाए जाते हैं। ठीक है, तिमोर लेस्टे का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला हुआ है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। किसका मिला है, तिमोर लेस्टे का। तो समझते हैं जल्दी से। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया, कर लीजिए। हमारा ऐप आ चुका है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप पर आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको हर चीज की लगाने के लिए। तो तिमोर लेस्टे को जो सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार है वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला हुआ है। और तिमोर लेस्टे का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे के नाम से सम्मानित किया जाता है, जाना जाता है। यह सम्मान ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने तिमोर लेस्टे या सामान्य रूप से मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। द्रौपदी मुर्मू तिमोर लेस्टे की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बने हुए हैं, इसीलिए इनको दिया भी गया है। तिमोर लेस्टे के बारे में समझें तो दक्षिण पूर्व एशिया में तिमोर द्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थित देश है, जिसको हम ईस्ट तिमोर और वेस्ट तिमोर के नाम से भी जानते हैं। इसे पूर्वी तिमोर और पश्चिमी हिस्से के रूप में जाना जाता है, जो कि इंडोनेशिया का एक भाग है। कहाँ का, इंडोनेशिया का। इसकी राजधानी की बात करें तो दिल्ली नहीं, दिल्ली है, क्या है, दिल्ली इसकी राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, लेकिन तिमोर लेस्टे की राजधानी क्या है, दिल्ली है। ध्यान रखना है, दिल्ली है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत मिटा दो, नहीं तो भारत की सोचने लगो। इसकी मुद्रा की बात की जाए, यहाँ की अगर मुद्रा को देखें तो अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। कौन सी, अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट हमारी और अंतिम कॉन्फ्रेंस है उदार शक्ति सैन्य अभ्यास 2024। अभी हाल ही में उदार शक्ति नाम से सैन्य अभ्यास हुआ है 2024 का। कहाँ हुआ है, तो भारतीय वायुसेना ने एक बनाया है और उदार शक्ति सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, मलेशिया के कुआंतान में किया गया है। कहाँ पर, मलेशिया के कुआंतान में किया गया है। इन दोनों देशों के बीच में तो भारत और मलेशिया के रूप में संयुक्त रूप से इसका हवाई अभ्यास किया गया है। भारतीय वायुसेना ने इसमें सुखोई 30 MKM लड़ाकू विमानों के साथ भाग लिया था। इसका उद्देश्य क्या है, लड़ाकू विमानों का परीक्षण करना, विचारों का आदान प्रदान करना और अनुभवों को साझा करना इसका उद्देश्य है। इस अभ्यास में दोनों देशों की वायुसेनाओं ने अंतर संचालनता, समानता और समग्र प्रभावशीलता में वृद्धि जताई है। अभ्यास के अंतर्गत दोनों वायुसेनाओं के तकनीकी विशेषज्ञ, जो टेक्नीशियन विशेषज्ञ थे, साइंटिस्ट थे, इनकी रखरखाव की प्रक्रिया में आदान प्रदान किया गया है। तो आज मैंने टॉपिक पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात किया है। उम्मीद है सारा सेशन आपको पसंद आया होगा। बाकी की चीजों के देखने के लिए आपने हमारे चैनल को विजिट एक बार जरूर कर लिया होगा। यूपी की करंट अफेयर्स, यूपी की जीके टॉपिक वाइज चला रहा हूँ, इंपोर्टेंट है, एक बार जाके देख लेना। आज यही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।